बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखें, आज हमने पढ़ना है फूड बॉर्न वायरल पैथोजेंस। फूड बॉर्न वायरल पैथोजेंस क्योंकि हम पढ़ रहे हैं फूड माइक्रोबायोलॉजी और हमने सिर्फ और सिर्फ उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डील करना है जो फूड के थ्रू क्या कर रहे होंगे, इंसानों के अंदर डिजीज़ काज कर रहे होंगे। ठीक है ना, फूड को स्पॉइलेज कर रहे होंगे, फूड की ठीक है ना, डेटरियोरेशन कर रहे होंगे, किसी भी तरीके से फूड को अनकंज्यूमेबल बना रहे होंगे, या बाय द वे किसी न किसी तरीके से क्या कर रहे हो, फूड को अनईटेबल बना रहे हो, अनकंज्यूमेबल बना रहे हो। तो वो हमने क्या करना है, स्टडी करना है फूड माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो हम सिर्फ और सिर्फ वही वायरल पैथोजेंस पढ़ेंगे जिनकी ट्रांसमिशन थ्रू फूड है। ठीक है ना। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में जो सिग्निफिकेंट ह्यूमन इंटेरिक वायरसेस हैं, उनमें हेपेटाइटिस ए वायरस आ जाता है और नोरो वायरस आ जाता है। ठीक है ना। ये क्या करते हैं, फूड बॉर्न डिजीजेस काज करते हैं वर्ल्ड वाइड। अब इंटेरिक पैथोजेंस की अगर हम बात करें तो इंटेरिक पैथोजेंस ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के ऊपर असरअंदाज करते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं फूड बॉर्न आउटब्रेक की जो 1999 के अंदर आई। उसमें जो वायरल आउटब्रेक्स अगर देखें, वायरल केसेस को हम देखें तो वायरल केसेस में हमारे पास 38 टोटल जो केसेस थे 38.6 मिलियन थे फूड बॉर्न इलनेसेस की वजह से। उन 38 में से 30.9 मिलियन जो केसेस थे वो वायरल पैथोजेंस की वजह से थे। वायरल डिजीज़ जो वायरल स्प्रेड था थ्रू फूड, उनकी वजह से आउटब्रेक्स आई। फूड बॉर्न डिजीज़ आउटब्रेक्स के अंदर जो 1975 से 1998 के दौरान आई, उनमें सबसे ज़्यादा जो पाया गया वो हेपेटाइटिस ए वायरस था और नोरो वायरस। तकरीबन 60% ऑफ द ऑल आउटब्रेक्स में ज़्यादा रिकॉग्नाइज हेपेटाइटिस ए और नोरो वायरस रिकॉग्नाइज हुए। इंटेरिक वायरसेस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो क्या करते हैं, ऐसे यूनिक, ठीक है ना, करैक्टरिस्टिक्स होते हैं कि बैक्टीरियल जो पैथोजेनेसिस होती है, बैक्टीरियल डिजीज स्प्रेड है, ठीक है ना, आउटब्रेक्स हैं फूड बॉर्न, उनसे थोड़े डिफरेंट होते हैं और ये डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू क्या करते हैं, डिजीज़ काज करते हैं। ये हो स्पेसिफिक होते हैं और ख़ास तौर पे जो अगर ह्यूमन रिलेटेड होंगे तो ह्यूमंस के अंदर ही डिजीज़ काज करेंगे, अगर किसी और जानदार के अंदर है तो ये हो स्पेसिफिक होते हैं। ये इस तरीके से बैक्टीरियल आउटब्रेक की तरह नहीं होते। बैक्टीरियल आउटब्रेक्स अगर हम देखें तो वही बैक्टीरिया क्या कर रहा है, एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है, वही बैक्टीरिया किसी और स्पीशी को इन्फेक्ट कर रहा है। मैमल्स में है, काऊ है, ठीक है ना, वही क्या कर रहा होगा, जैसे बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, वही बैक्टीरिया क्या कर रहे होंगे, ह्यूमंस को इन्फेक्ट कर रहे होंगे। लेकिन वायरसेस के अंदर ऐसा नहीं है, ये हो स्पेसिफिक होती हैं। हाँ, जोनोटिक कुछ वायरसेस होती हैं जो एक जानदार के अंदर होती हैं, वहाँ पे कोई सिम्टम डिजीज़ शो नहीं करती हैं, लेकिन दूसरे जानदार के अंदर जैसे मुंतकिल होती हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिजीज़ शो करती हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंस उनकी होती है। अब ह्यूमन इंटेरिक वायरसेस ऑफ फूड ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस एंड देयर डिजीज़ देखें तो हम क्या है, इंटेरिक वायरसेस कौन कौन सी हैं, उनकी एपिडेमियोलॉजी मतलब स्प्रेड ऑफ डिजीज़ की सिग्निफिकेंस और उनकी डिजीज़ कौन सी हैं। तो वाइड वैरायटी ऑफ इंटेरिक वायरसेस हैं जिनमें से नोरो वायरस और हेपेटाइटिस ए वायरसेस में क्या है, रोटा वायरस है, ह्यूमन इंटेरो वायरसेस हैं। ये ज़्यादा क्या होती हैं, डिजीज़ काज करती हैं और इनको ज़्यादा देखा गया है। तकरीबन 60% जैसे हमने अभी बात की है कि नोरो वायरस और हेपेटाइटिस ए वायरसेस के केस कितना है, ऑलमोस्ट 60% ऑफ द टोटल जो वायरल केसेस होते हैं इन दो वायरसेस की वजह से होते हैं। ये स्मॉल हैं, राउंड वायरसेस होते हैं। अब एपिडेमियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से हम देखें तो नोरो वायरस और हेपेटाइटिस ए वायरस टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डायरेक्ट वायरसेस हैं जो फूड के थ्रू क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। जो फूड ट्रांसमिशन रूट है वो कौन सा है, कौन कौन से वायरसेस हैं, हेपेटाइटिस ए और नोरो वायरसेस हैं। नोरवाक वायरस फर्स्ट 1972 के अंदर रिपोर्ट हुआ कैपकियन और उसके कोलीग से। उन्होंने आइडेंटिफाई किया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर के एक स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर वायरस मौजूद है, SRV, स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर वायरस। उसका साइज़ क्या था, 27 नैनोमीटर इन डायमीटर था। जब उसको फीकल मटेरियल के अंदर देखा गया, वो फीकल मटेरियल क्या 1968 के अंदर एक गैस्ट्रोएंटेराइटिस की आउटब्रेक आई, तो उस जो सैंपल था उसके अंदर नोरवाक वायरस को देखा गया। वायरसेस जो हैं
कैल्सीवैराइडी इनकी जो मेन वो है, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन है, इसका मतलब है कि कप लाइक वायरस फैमिली इनकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और इस जो कैल्सीवैराइडी फैमिली है इसकी टैक्सोनॉमिक करेक्टराइजेशन में भी बहुत ज़्यादा चेंज लाई गई। सबसे पहला ग्रुप जो है वैसीवायरस है, ये वेस्कुलर एक्जेंथीमा शो करते हैं, स्वाइन वायरस है। और कैल्सी वायरस, ठीक है, फेलाइन कैल्सी वायरस। जो लोगो वायरस है रिप्रेजेंटेड बाय रैबिट हेमरहेजिक डिजीज़, क्या करता है रैबिट के अंदर हेमरहेजिक डिजीज़ काज करता है। और यूरोपियन ब्राउन हेयर सिंड्रोम वायरस, ठीक है ना, इसके अंदर आ जाते हैं। नोरो वायरस में हमारे पास नोरवाक वायरस है और प्रोटोटाइप एज अ प्रोटोटाइप स्ट्रेन। और जो हमारे पास सेप्को वायरसेस हैं उनमें नोरो वायरस और मोस्ट ऑफन रिस्पॉन्सिबल एपिडेमिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस के लिए होते हैं, ठीक है ना। सेप्को वायरस के अंदर क्या है, नोरो वायरस ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट डिस्कवर्ड जो 1972 के अंदर HIV, ठीक है ना, उसको मेंबर ऑफ द जीनस हेपेटो वायरस के अंदर रखा गया। और इसकी फैमिली क्या थी, पिकॉर्निवरेडी। जो हेपेटाइटिस ए वायरस है उसकी हमारे पास जीनस कौन सी है, हेपेटो वायरस है, और इसकी फैमिली पिकॉर्निवरेडी है, ठीक है ना। और ये कब डिस्कवर हुआ, 1972 के अंदर। वायरस इज ए नेकेड राउंड पार्टिकल विद डायमीटर ऑफ 27 to 32 नैनोमीटर। जो हेपेटाइटिस वायरस ए है उसका क्या है, नेकेड है, राउंड पार्टिकल है, और इसका डायमीटर 27 से 32 नैनोमीटर है। ह्यूमन आइसोलेट्स ऑफ HAV कंप्राइजेज अ सिंगल सीरोटाइप। क्या होती है इसमें, सिंगल सीरोटाइप मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज रेज टू डिफरेंट आइसोलेट फेल टू डिस्टिंग्विश द आइसोलेट फ्रॉम वन अनदर। क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, फेल होते हैं, मतलब कि एक दूसरे से हम क्या कर सकते हैं, इन कंपैरिजन डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, फ़र्क नहीं कर सकते, ये दूसरे सीरोटाइप से बिल्कुल अलग होते हैं। ह्यूमन इंटेरोवायरसेस मिसाल के तौर पर अगर हम देखें तो ये क्या हैं, स्मूथ हैं, राउंड हैं, नॉन इनवेलप्ड पार्टिकल ऑफ 27 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं। और इनका जो DNA होता है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है। ये जो वायरसेस हैं मेंबर हैं पिकॉर्निवरेडी फैमिली के, और पिकॉर्निवरेडी फैमिली के अंदर पोलियो वायरस भी शामिल है एज अ प्रोटोटाइप। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ये ट्रांसमिट होते हैं थ्रू कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर एंड अनपास्चराइज्ड मिल्क। जो हेपेटाइटिस ए वायरस की स्प्रेड है, ट्रांसमिशन है, कैसे होगा ट्रांसमिशन, स्प्रेड हम नहीं कहते, लेकिन ट्रांसमिशन किस रूट के थ्रू होगा, कंटेमिनेटेड मिल्क और अनपास्चराइज्ड मिल्क और कंटेमिनेटेड वाटर है। अदर ह्यूमन इंटेरोवायरसेस जैसा कि कॉक्सिक वायरस है और इको वायरसेस हैं, वो भी फूड बॉर्न डिजीज़ के साथ एसोसिएट हैं, वो भी किसी ना किसी तरीके से इंसानों के अंदर क्या कर रही होती हैं, डिजीज़ काज कर रही होती हैं। अब इंटेरोवायरल इन्फेक्शन की जो सिम्टम होती हैं, डाइवर्स सिम्टम्स हैं, उनमें हमारे पास ठीक है ना, स्पेसिफिक अगर हम देखें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल है, रिस्पायरेटरी है, न्यूरोलॉजिकल है, और स्किन मैनिफेस्टेशंस इसमें आ जाती हैं। जो रोटा वायरस ट्रांसमिशन है वो वाटर बार्न और पर्सन टू पर्सन रूट के थ्रू होती है, लेकिन ये फूड बार्न भी हो सकती हैं, ठीक है ना। रोटा वायरस की जो ट्रांसमिशन है वो क्या है, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट होती है, लेकिन फूड बार्न भी हो सकती है। ये जो रोटा वायरस है लीडिंग काज ऑफ इन्फेंटाइल डायरिया, ठीक है ना। रोटा वायरस क्या करता है, इन्फेंटाइल डायरिया काज करता है पूरी दुनिया के अंदर, और 130 मिलियन इलनेसेस और 6 लाख to 8 लाख 70,000 डेथ्स पर ईयर काज करता है, ठीक है ना। कौन सा, रोटा वायरस 130 मिलियन इलनेसेस काज करता है एनुअल, और जो डेथ्स हैं वो 6 लाख to 8 लाख 70,000 डेथ्स काज करता है पर ईयर। और इसकी जो रोटा वायरस एसोसिएटेड डेथ्स हैं उसकी वास्ट मेजॉरिटी है, और उसकी कोई मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। इसमें कोई एक स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है कि जिसको डायग्नोस किया जा सके। मोस्टली PCR के थ्रू डायग्नोस होते हैं, लेकिन आजकल जो इनकी डायग्नोस्टिक टेक्निक्स हैं वो फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज़ और एंटीजन इंटरेक्शन के ज़रिए भी क्या होती हैं, पता चल जाती हैं, लेकिन इलाजा के थ्रू भी किसी हद तक इनकी जो एंटीबॉडी इंटरेक्शन है उसको देखा जा सकता है।
फूड बॉर्न ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन इंडायरेक्ट वायरसेस की अगर हम बात करें तो इंडायरेक्ट वायरसेस कैन बी ट्रांसमिटेड डायरेक्टली विया पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। कैसे ट्रांसमिट हो सकती है, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट के, या फिर डायरेक्टली कंजम्पशन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड या वाटर, अगर हम कोई भी शख्स क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो वहाँ से ट्रांसमिट होंगे। यूजुअल सोर्स जो है इंडायरेक्ट वायरसेस कंटेमिनेशन का वो ह्यूमन फीकल मैटर है, जिसमें मोस्टली 10⁸ वायरसेस से 10⁻11 वायरॉन्स क्या हो सकते हैं, वेरियन से 11 वेरियन तक हो सकते हैं रोटा वायरसेस के। और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, फीसिस के अंदर मौजूद होते हैं। फीकल कंटेमिनेशन के थ्रू ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट होते हैं। तहम जो रोल है वोमिटस का, और उसको हम क्या है नहीं देख सकते किस तरीके से डिजीज काज करता है। पार्टिकुलर नोरोवायरस 30 मिलियन वायरसेस पार्टिकल क्या हो सकते हैं एक वोमिटिंग के अंदर, ठीक है ना, रिलीज होते हैं। अगर हम वोमिटिंग देखें उसके अंदर क्या हो सकता है, मोर देन 30 मिलियन वायरल पार्टिकल क्या हो सकते हैं, रिलीज हो सकते हैं वन वोमिटिंग एपिसोड के अंदर। 3 टाइप ऑफ कमोडिटीज़ जो यूजली फूड वायरल डिजीज़ आउटब्रेक के साथ एसोसिएटेड होती हैं। सबसे पहले है मोलस्कन, शेलफिश है। जब इस ऐसे वाटर के अंदर जहाँ पे फिकल कंडेमिनेशन होती है वहाँ पे ग्रो कर रही होती हैं, तो वहाँ से क्या होगा, ये जो हमारे पास वायरल कंटेमिनेशन और वायरल ट्रांसमिशन है उसके लिए सोर्स बनते हैं। उसके अलावा फ्रेश प्रोड्यूस आइटम्स हैं जिनको ह्यूमन कंटेमिनेट फीकल कंटेमिनेशन प्रोडक्शन प्रोसेसिंग पैकेजिंग या किसी भी तरीके से हैंडलिंग टचिंग के दौरान क्या होता है, ये फ्रेश प्रोड्यूस भी क्या हो जाती है, वायरल कंटेमिनेशन हो जाती है। या फिर थर्ड हमारे पास है रेडी टू ईट और प्रिपेयर्ड फूड्स। ये भी क्या होती हैं, इन्फेक्टेड फूड हैंडलर्स जब क्या कर रहे होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वहाँ से ट्रांसमिट होंगी अगर वहाँ की पर्सनल हाइजीनिक कंडीशंस पुअर होंगी तो। अब देखें सबसे पहला हमारा रूट है सॉइल। सॉइल से कहाँ पे आता है, प्रोड्यूस के अंदर जो भी कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है प्रोड्यूस हो रही है वहाँ से, या फिर वो सॉइल से टैप वाटर के अंदर, टैप वाटर से ह्यूमंस के अंदर जाएगा, ह्यूमन से ठीक है ना, ह्यूमन से पर्सन और ठीक है ना, ह्यूमन से एयर के अंदर, एयर से फिर कारपेट है, कारपेट ये दोबारा क्या है मिट्टी, और पर्सन से क्या है दोबारा फूड के अंदर आई, फूड सरफेसेस के अंदर, फूड सरफेस से रेडी टू ईट फूड, रेडी टू ईट फूड से दोबारा फूड। तो ये एक सर्कल ऐसे चलता रहता है कि इस तरीके से सॉइल से शुरू होकर पूरे उसके अंदर ये फैलती रहती हैं वायरस। तो इसको क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है बाय डिफरेंट रूट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं मोलस्कन शेलफिश के अंदर। मोलस्कन शेलफिश के अंदर कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो ट्रांसमिशन है ह्यूमन इंडायरेक्ट वायरसेस की, जो फीकल कंटेमिनेशन है उसको रोका जा सके, वहाँ जो पोस्ट हार्वेस्ट कंट्रोल स्ट्रेटजीज हैं उनको अपनाया जा सके। उसमें क्या है, ह्यूमन सीवेज पोल्यूशन को प्रिवेंट किया जा सकता है शेलफिश की, हार्वेस्टिंग वाटर है, कंट्रोल प्योरिफिकेशन है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अल्टरनेटिव माइक्रोबायोलॉजिकल इंडिकेटर है। ये हम क्या कर सकते हैं, यूज़ करके फूड को हम प्रिवेंट कर सकते हैं कंटेमिनेशन से। उसके अलावा हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ सीवेज पोल्यूशन है, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं ताकि हम क्या करें, जो फूड बर्न वायरल कंटेमिनेशन है उसको रोक सकें। पोस्ट हार्वेस्ट कंट्रोल है वायरल कंटेमिनेशन का, शेलफिश के अंदर हीटिंग है, सेवरल अल्टरनेटिव फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं वो अडॉप्ट करके हम क्या कर सकते हैं, शेल फिश को या मोलस्कन को वायरल पैथोजन से डीकंटेमिनेट कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरी प्रोड्यूस की बात करें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करें, जो प्रोडक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, वायरल कंटेमिनेशन कैसे रोक सकते हैं। ड्यूरिंग प्लांटिंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग और शिपिंग के दौरान क्या करना चाहिए, इन्फेक्टेड वर्कर को और कंटेमिनेटेड वाटर को नहीं यूज़ करना चाहिए। इन्फेक्टेड वर्कर होगा वो भी, और कंटेमिनेटेड वाटर वो भी क्या कर रहा होगा, फूड को कंटेमिनेट कर रहा होगा, और उस कंटेमिनेशन वो जो वायरस है ट्रांसमिट हो रहा होगा नेक्स्ट पॉपुलेशन के अंदर। मैनी प्रोड्यूस आइटम्स आर पार्टिकुलरली प्रोन टू वायरस कंटेमिनेशन, ठीक है ना। क्योंकि जो एक्सटेंसिव ह्यूमन हैंडलिंग ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग के दौरान हो रही होती है, इसी वजह से अब हार्वेस्टिंग में एक बंदा नहीं होता, और ना ही हार्वेस्टिंग के दौरान हर बंदा आप चेक कर सकते हैं कि इसकी जो हेपेटाइटिस ए वायरस है, नोरो वायरस है, नोरवाक वायरस है, या कोई दूसरा वायरस है उसके साथ कंटेमिनेटेड है, अफेक्टेड है।
तो वो अफेक्टेड पर्सन क्या कर सकता है, फूड बॉर्न ट्रांसमिशन काज कर सकता है एक पर्सन से अगले पर्सन में, और इसी तरीके से ये चेन चलती चली जाती है अगर ना रोकी जाए। पोस्ट हार्वेस्ट जो मेयर्स हैं उनको हम प्रॉपर गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस यूज़ करके क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और कंटेमिनेशन ऑफ द प्रोड्यूस को हम रोक सकते हैं। इसमें क्या है, वायरल कंटेमिनेशन को रोकने के लिए क्वालिटी इरिगेशन वाटर यूज़ किया जाए, फार्म यार्ड में और जो यूज़ किया जा रहा है वो क्या डिकंटेमिनेटेड फर्टिलाइज़र है, कंपोस्ट है, ये जो भी चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ उनको क्या किया जाए, प्रॉपर यूटिलाइज़ किया जाए, और वो क्या हों, वायरल पैथोजन से वो फ्री हों। रेडी टू ईट फूड की बात करें तो रेडी टू ईट फूड हमारे पास एक वाइड रेंज ऑफ रेडी टू ईट फूड हमें मिलती है मार्केट से। हम बर्गर हैं हमारे पास, और इसके अलावा पिज़्ज़ा है, फास्ट फूड की एक कैटेगरी आ जाती है। इसके अलावा रेडी टू ईट फूड्स के अंदर हमारे पास आप मार्केट में जाएं तो जो भी चीज़ आप अपनी शेल्फ के लिए ख़रीदना चाहें तो आपको मिल सकती है। प्रीपेयर्ड वेजिटेबल्स हैं, प्रीपेयर्ड मीट है, प्रीपेयर्ड ठीक है ना, पिकल्स हैं, कोई भी चीज़ आपको मिल सकती है, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इससे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं वायरल पैथोजेंस को, कि हम जो इल एम्प्लॉय हैं उनको क्या किया जाए, वर्क कंडीशंस के अंदर ना लाया जाए, उन्हें यूज़ ना किया जाए, उनसे सर्विसेज ना ली जाएं। इसके अलावा जो एम्फेसिस ऑन हैंड वाशिंग के जो हैंड वाशिंग है और ग्लव्स वगैरह प्रॉपर पहनने हैं वो क्या होने चाहिए, मोनिटाइज होने चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए कि हर जो वर्कर है वो क्या कर रहा है, प्रॉपर हैंड वाशिंग कर रहा है, ग्लव्स पहन रहा है, या जो एडिकेट प्रोसेसिंग टेक्निक्स यूज़ कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसके अलावा अगर बेड हैंड पर्सन है उसका रेडी टू ईट फूड के साथ कांटेक्ट को मिनिमाइज़ किया जाए, बल्कि रोका जाए, ताकि फूड बॉर्न पैथोजेनेसिस को, जो फूड बॉर्न वायरल ट्रांसमिशन है उसको रोका जा सके। हैंड डिसइंफेक्शन इम्पॉर्टेंट इशू है, और रिलायबल हैंड डिकंटेमिनेशन भी एक ठीक है ना, क्या की जाए, प्रॉपर की जाए, इफ़ेक्टिव डिसइंफेक्टिंग एजेंट यूज़ किए जाएँ, एडिकेट यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो की जाएँ, रेगुलर कंप्लाइंसेस ठीक है ना, ताकि किसी भी तरीके से क्या किया जाए, फूड बॉर्न वायरल ट्रांसमिशन को रोका जा सके। इसमें लिक्विड सोप्स हैं जिसमें 0.3% ट्राइक्लोसैन है, उसको इफेक्टिव हैंड वाशिंग एजेंट के तौर पर HAV ठीक है ना, हेपेटाइटिस A वायरस और पोलियो वायरस के अगेंस्ट यूज़ किया जा सकता है फिंगर पैड के अंदर। अब ये क्या करता है, 92 to 98% क्या करता है, पॉपुलेशन को रिड्यूस कर देता है। अगर 100 वायरियंस हैं तो उनको ये क्या करेगा, 98 तक किल कर देता है, 2 पार्टिकल्स पीछे बाकी रह जाएंगे। इसी वजह से एक अफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट है, इसको यूज़ किया जाना चाहिए ड्यूरिंग रेडी टू ईट फूड प्रोडक्शन प्रोसेसिंग के दौरान। कंक्लूजन है, एपिडेमियोलॉजिक जो एविडेंसेस हैं ये इंडिकेट करते हैं कि जो फूड है वो एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन इंडायरेक्ट वायरसेस के अंदर। ये अपना लार्ज पार्ट जो है इम्प्रूवमेंट है इन द एबिलिटी टू डिटेक्ट वायरल पैथोजेंस इन क्लिनिकल स्पेसिमेंस, मोस्ट रिलेटेड टू रिसेंट एडवांसेस इन मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। इसके अलावा हम देखें जो HAV और नोरो वायरस की वजह से, नोरो वायरस क्या हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं वैरायटी ऑफ नॉन फूड बॉर्न रूट से, जिनकी क्या है इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, जिसको अभी तक इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं किया गया। अनफॉर्चुनेटली जो वाइड स्प्रेड एपिडेमियोलॉजिकल सर्विलेंस है वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस की, वो एक कॉम्प्लिकेटेड रूट है, और इस डिज़ीज़ को इतना मतलब मेजरेबल डिज़ीज़ नहीं है, इसको क्या है कंसिडर नहीं किया गया। इसको क्या किया जा सकता है, कंप्लीट रिकवरी, इजी रिकवरी की वजह से ये डिज़ीज़ जल्दी डिटेक्ट नहीं होती है हेल्थ केयर प्रोफेशनल से। सो जो हम क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन में हम कर ये सकते हैं कि कंटेमिनेशन को प्रिवेंट किया जाए, कंट्रोल मेजर्स यूज़ की जाएँ, एडिकेट हैंड वाशिंग है, सैनिटाइज़र यूज़ करने चाहिए ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ठीक है ना, ड्यूरिंग हमारे पास जितनी भी प्रिपरेटरी ऑपरेशंस हो रहे होते हैं उनके दौरान। अगर हमारी फूड प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के दौरान हम कंटेमिनेटेड वाटर यूज़ ना करें, सीवेज वाटर यूज़ ना करें, ठीक है ना, प्योर वाटर यूज़ करना चाहिए, ताकि क्या किया जा सके, हर तरह से फूड बॉर्न वायरल ट्रांसमिशन को रोका जा सके, स्प्रेड को रोका जा सके। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।